मुझे मीरा की बातों से बहुत चिढ़ हो रही थी। मैंने कहा, तो देखते हैं बिना धन दौलत के कैसे खुश रहोगी उस रोहन के साथ। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मैं रोहन के प्यार को दौलत में नहीं तोलती। मूल्य तो किसी बिकाऊ वस्तु का होता है। रोहन और रोहन का प्यार बिकाऊ नहीं है। बिना धन दौलत के जिंदगी काटी जा सकती है। मुझे मीरा की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था और चिढ़ भी हो रही थी। मैंने बोला, ठीक है, देखते हैं भविष्य में कौन कितना खुश रहता है। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, ये तो भविष्य ही बताएगा। पिताजी बोले, मैं जब अपने दिल्ली बिजनेस मीटिंग से 1 हफ्ते बाद वापस आऊँगा तो तुम्हारी शादी की बात रोहन और सिद्ध के घर वालों से करूँगा। ये सुनकर मैं पिताजी के गले लग गई। मैं और मीरा ये सुनकर हम दोनों बहुत ही खुश हुए। मीरा की माँ और मनोज काका दोनों वहाँ पर ही उपस्थित है। मीरा अपने माँ और पिताजी के गले लग गई। मनोज काका बोले, मेरी प्यारी सी गुड़िया कितनी जल्दी बड़ी हो गई। मैं अपनी गुड़िया की शादी बहुत धूमधाम से करूँगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। अपनी प्यारी सी गुड़िया के लिए जितना हो सके उतनी खुशियाँ लाकर दूंगा। मीरा और मनोज काका के आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोले, बेटा हमेशा खुश रहना और याद रखना, अपने आप की तुलना कभी किसी से मत करना। इंसान की खुशी किसी वस्तु में नहीं बल्कि अपने नज़रिए में होती है। मीरा ने हामी सिर हिलाया। अगले दिन मनोज काका और पिताजी दिल्ली के लिए निकल गए। वहाँ पिताजी की बहुत ही महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग थी और वो लोग 1 हफ्ते के बाद वापस आने वाले थे। मैं और मीरा हम दोनों कॉलेज पहुँचे। वहाँ मीरा रोहन से मिली और शादी की बात बताई। रोहन के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो दोनों बहुत खुश हैं। मेरी नज़र भी सिद्ध को ढूंढ रही थी। सिद्ध काफ़ी देर बाद कॉलेज आया। मैं उसके पास गई और उसे पिताजी से हुई शादी के बारे में बात बताई, लेकिन सिद्ध के चेहरे पर खुशी की बजाय चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा था। मैंने सिद्ध से पूछा, क्या हुआ सिद्ध, तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? तुम मेरे से शादी नहीं करना चाहते? सिद्ध एक फीकी सी मुस्कान लेकर बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर एकदम से शादी की बात से मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया था। मैंने फिर पूछा, कैसी असमंजस? वो बोला, कुछ नहीं, अभी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था, पर उसमें अभी भी मैं कुछ नहीं कर पाया। पिताजी पैसा नहीं लगाना चाहते मेरे बिजनेस में, और अभी मैंने इतने पैसे सेव नहीं करे। मैंने एक राहत की सांस लेते हुए बोला, बस इतनी सी बात? पिताजी है ना, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। ये सुनकर सिद्ध के चेहरे पर खुशी उभर आई। मैंने बोला, अब तो खुश होना, तो चलो कैंटीन चलते हैं इसी बात पर पार्टी करने के लिए। हम दोनों कैंटीन की तरफ चलने लगे। रास्ते में मीरा और रोहन को देखकर मैंने उनसे भी कैंटीन चलने के लिए कहा। मीरा बोली, नहीं, हम लोग आज मंदिर जा रहे हैं भगवान का धन्यवाद करने कि वो हम दोनों को मिलवाने वाले हैं। मैंने कहा, ठीक है जाओ। पिताजी को गए 3 दिन हो गए थे। मैं पिताजी के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। अगले दिन एक फ़ोन आया जिसमें पिताजी के सेक्रेटरी राजेश अंकल ने बताया, कुछ अनजान लोगों ने पिताजी पर गोली से हमला कर दिया, जिसमें मनोज काका पिताजी को बचाते हुए गोली से गंभीर रूप से घायल हो गए और तुम्हारे पिताजी के भी हाथ में गोली लगी है। दोनों लोग यहाँ के अस्पताल में भर्ती है। तुम लोग भी जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं ज़ोर से चिल्ला पड़ी और रोने लगी। मेरी आवाज़ सुनकर आशा मौसी, मीरा और बाकी सभी नौकर वहाँ आ गए। मैंने रोते रोते सारी बात बताई। ये सुनकर मीरा और आशा मौसी दोनों बुरी तरीके से घबरा गई। मैंने बोला, हमें अभी दिल्ली के लिए निकलना चाहिए। मैंने फ़ोन करके दिल्ली जाने वाली सभी फ़्लाइट के बारे में पता किया, पर उस समय कोई फ़्लाइट ऐसी नहीं थी
जो दिल्ली जा रही है। मैंने जल्दी से सिद्ध को फ़ोन किया और उसे सारी बात बताई। मदद के लिए साथ में दिल्ली चलने को बोला, पर उसने बहुत महत्वपूर्ण कार्य बताकर मना कर दिया। ये सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में मैंने देखा रोहन आ चुका था और सभी को दिलासा देते हुए बोला, चलो हमें अभी निकलना चाहिए। हम सब रोहन के साथ कार में बैठे थे। रोहन बिना रुके लखनऊ से दिल्ली तक का सफ़र किया। आशा मौसी और मीरा दोनों लोग बस रोए जा रहे थे। रोहन ने एक तरफ कार को रोककर पानी की बोतल ली और मीरा को समझाते हुए बोले, तुम्हें माँ को समझाना चाहिए और उल्टा तुम रोई जा रही हो। सब अच्छा होगा, कुछ नहीं होगा पिताजी को। रोहन की बात सुनकर मीरा माँ को संभालने लगी और हम लंबे समय बाद दिल्ली अस्पताल में, जहाँ पिताजी के सेक्रेटरी राजेश अंकल थे, मैं सबसे पहले अपने पिताजी के पास गई। पिताजी के हाथों में पट्टी बंधी थी और पिताजी लेटे हुए थे। राजेश अंकल से पता चला मनोज काका के सीने में गोली लगी थी। उनकी हालत बहुत गंभीर है, आईसीयू में है। 5 घंटे बाद ही पता चल सकेगा। हम सब बहुत परेशान थे। उसी अस्पताल में बैठे समय बीतने का इंतज़ार करने लगे। आशा मौसी की हालत बिगड़ती ही जा रही थी। मीरा और रोहन उन्हें तसल्ली दे रहे थे। 5 घंटे बीत चुके थे। डॉक्टर ने रोहन से बोला, उनकी अंतिम सांसें चल रही है, उनके घर वालों से कहकर उन्हें मिलवा दो। रोहन ये सुनकर परेशान हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी मीरा और माँ से कुछ भी कहने की। वो मीरा और माँ को लेकर मनोज काका के कमरे में गई, जहाँ मनोज काका गंभीर हालत में लेटे थे। उन्होंने मीरा से कहा, बेटा अपनी माँ को कभी अकेला मत छोड़ना। तुम्हारी शादी देखने और करने का मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं जा रहा हूँ। मीरा और आशा मौसी ये सुनकर रोने लगी। मनोज काका की खुली आंखें खुली की खुली रह गई। मीरा माँ से लिपटकर रोने लगी। रोहन ने उन दोनों को गले लगा लिया और शांत कराने लगे। जब पिताजी को पता चला मनोज काका नहीं रहे तो उन्हें भी बहुत सदमा लगा, बहुत दुखी हुए। उन्होंने मीरा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेटा तुम लोगों की जिम्मेदारी अब मेरी है। मनोज ने जो मेरे ऊपर एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं चुका सकूंगा। मनोज काका के अंतिम संस्कार के बाद मीरा अपने पिताजी को खोकर बहुत ज़्यादा दुखी और अकेली पड़ गई थी। ऐसे में रोहन ने उसका बहुत साथ दिया। इसी प्रकार समय बीतता रहा। हम लोगों की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। पिताजी ने अब हमारी शादी के लिए बात को आगे बढ़ाने की सोची। उन्होंने सिद्ध और रोहन को घर बुलाया। अगले दिन सबसे पहले सिद्ध घर पहुंचा। उसने पिताजी को नमस्ते करा और वहीं सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर में रोहन आया। उसने पिताजी के पैर छुए और उनका हालचाल पूछा, साथ ही आशा मौसी के बारे में पूछा। और जब तक पिताजी ने बैठने को नहीं बोला वहीं खड़ा रहा। ये देखकर पिताजी मेरी तरफ देखने लगे। मैं समझ गई थी पिताजी मेरी पसंद पर मुझे इशारे में एक बार और सोचने के लिए बोल रहे थे, पर मैं मीरा से ज़्यादा खुश और धनी होने के अंधे संघर्ष में अपने भविष्य के बारे में एक बार और विचार करने के लिए सोचा ही नहीं। पिताजी ने सिद्ध से बात शुरू की। उन्होंने बोला, शिखा ने मुझे बताया तुम्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों की ज़रूरत है। बेटा मेरा जो कुछ है वो शिखा का है। मैं तुम्हारे बिजनेस शुरू करने के लिए मदद करूँगा। साथ ही मेरी प्रॉपर्टी भी मेरी बेटी के ही नाम पर है, जो शादी के बाद उसके आने वाली संतान के नाम पर होगी। सिद्ध बिना कुछ बोले चेहरे पर खुशी लिए सब कुछ सुने जा रहा था। पिताजी ने रोहन से बोला, बेटा मनोज ने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं अपनी प्रॉपर्टी का 40% तुम्हें और मीरा के नाम पर करता हूँ। रोहन मुस्कुराकर बोला, पिताजी ये आपकी उदारता है। मुझे मीरा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से ही अपने आप को कामयाब बना लूँगा। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मीरा के साथ आशा माँ को मेरे साथ ही रहने की अनुमति दे। मुझे माँ मिल जाएगी। रोहन की बातें सुनकर
पिताजी ने रोहन को गले लगा लिया और बोले, बेटा, तुम जैसा इंसान पाकर मीरा कभी दुखी नहीं रहेगी। मुझे तुम पर गर्व है। एक बार फिर रोहन सिद्ध से बड़ा हो गया था। मुझे सिद्ध की मांगे याद करके शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कहते हैं अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर मैं सिद्ध की हर एक हरकतें जो मुझे भविष्य में परेशानी में डाल सकती थी, उन सभी को नज़रअंदाज कर रही थी। मुझे पता था सिद्ध और रोहन में बहुत अंतर है। जहाँ रोहन दिल का बहुत साफ और सभी की सहायता करने वाला था, वहीं सिद्ध बिना अपने मतलब के किसी से बोलना भी पसंद नहीं करता था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो बुद्धि भी काम नहीं करती। समय के साथ हमारी शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। मैं बहुत खुशी से अपनी शादी की तैयारी करने में लगी हुई थी। पिताजी ने मेरी और मीरा की शादी एक साथ एक ही दिन रखने का फैसला लिया। मैं हर तरह से मीरा से ज़्यादा खूबसूरत, आकर्षक लगना चाहती थी, इसलिए मैंने हर एक चीज़ बहुत कीमती और अलग ली। हल्दी मेहंदी सभी रस्में बहुत अच्छे से पूरी हो रही थी। पिताजी ने किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। पिताजी ने मुझ में और मीरा में कोई फ़र्क नहीं किया। वो मेरी तरह मीरा को भी अपनी बेटी ही मानते थे और मीरा भी उन्हें अपने पिता की तरह ही सम्मान देती थी। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। पिताजी ने सभी दोस्तों को इस शादी में बुलाया था। पिताजी ने शादी को शहर की बड़ी और महंगी शादी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जयमाला की रस्म शुरू हुई। वहाँ पर अधिकतर मेहमान मीरा और रोहन को मुझे और सिद्ध समझ रहे थे। मीरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मीरा और रोहन की जोड़ी राम और सीता जैसी बहुत ही आकर्षक लग रही थी। जयमाला के बाद पिताजी रोहन और सिद्ध को अपने सभी मेहमानों से मिलवाने लगे। इसी बीच पापा के दिल्ली वाले दोस्त ध्यानचंद वकील अंकल से रोहन और सिद्ध मिले। रोहन उन्हें देखकर चौंक गया और वकील अंकल भी रोहन को देखकर स्तब्ध रह गए। वो एकटक रोहन को देखे जा रहे थे, अपनी पलकें भी नहीं झपका रहे थे। उन्होंने पिताजी से पूछा, ये लड़का कौन है? पिताजी ने हंसकर बोला, अरे ये वही तो लड़का है जिसने मीरा के अपहरण के समय मीरा को बचाया था। आप भी तो उस समय घर पर ही थे। वकील अंकल की आंखों में आंसू आ गए थे। रोहन ने पिताजी से कुछ महत्वपूर्ण काम बताकर वहां से चला गया। पिताजी ने वकील अंकल से पूछा, क्या हुआ यार, तेरी आंखों में आंसू? वकील अंकल बोले, बेटे की शादी है और पिता को अभी पता चला है तो आंसू तो आएंगे ही ना। पिताजी ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। मतलब तो रोहन तेरा बेटा है, वही बेटा जिसे तू सालों से ढूंढ रहा है? वकील अंकल ने भरे हुए गले से बोला, हाँ यार, ये मेरा बेटा है, मेरा अपना खून, जिसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। पर जितना मैं उससे प्यार करता हूँ उससे कहीं ज़्यादा ये हमसे नफरत करता है। पिताजी ने बोला, तो तू उसे समझाता क्यों नहीं कि जो ये सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है? वकील अंकल ने बोला, ये मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं कि मुझे देखते ही मुंह फेर लेता है। मैं उसे कैसे बताऊं? रोहन की माँ ने जो देखा वो एक गलतफहमी थी। मैं उसके साथ तो था, पर उस औरत ने मुझे फंसाया था। अगर मैं उससे शादी ना करता तो वो मुझे पूरी दुनिया के सामने बदनाम करती। मैंने उसके साथ कभी कुछ नहीं किया, पर उसने न जाने कैसे मेरे खिलाफ कोई सबूत इकट्ठा कर रखे थे। मैं रोहन की माँ को सारी बात समझाना चाहता था, पर जैसे ही उसने मुझे उस औरत के साथ देखा, बिना कुछ जाने वहाँ से चली गई और उसी दिन उसकी कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। पिताजी ने बोला, तू चिंता मत कर, चल मैं तुझे तेरी बहू से मिलवाता हूँ, वही तुझे और तेरे बेटे को मिलवाएगी। पिताजी वकील अंकल को मीरा के पास ले गई। मीरा को एक अलग कमरे में ले जाकर उन्होंने वकील अंकल की तरफ इशारा करते हुए बोला, बेटा, इनसे तो तुम मिल ही चुकी हो, ये हमारे घर आए थे। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, इनसे तो बहुत बातें हुई थी, मुझे याद है बड़े पापा। पिताजी बोले, पर आज इनसे तुम्हारा एक खास रिश्ता जुड़ने जा रहा है। मीरा आश्चर्य से पिताजी की तरफ देखने लगी और बोली, मैं कुछ समझी नहीं,
पिताजी बोले, बेटा ये तुम्हारे ससुर है और रोहन के पिताजी हैं। ये सुनकर मीरा आगे बढ़ी और वकील अंकल के पैर छूने लगी। वकील अंकल ने मीरा के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटी मैं जब तुमसे पहली बार मिला था तभी से तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता था। मुझे नहीं पता था भगवान मेरी ये इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर देंगे। सदा खुश रहो और सुहागन रहो। मीरा बोली, पिताजी मेरा घर ससुराल आपके बिना हमेशा अधूरा रहेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आपकी और रोहन की बीच की सारी गलतफहमी दूर करके आप दोनों को एक कर सकूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अपना ये काम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकूं। वकील अंकल मुस्कुराते हुए बोले, जीती रहो बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे रोहन के अलावा कोई नहीं है। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। मेरा बेटा बहू मुझे मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर में आशा मौसी आई और बोली, अरे मीरा तुम यहाँ, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो। मैं और मीरा शादी के मंडप में पहुँचे। थोड़ी देर में मंत्रों की आवाज़ और हवन की अग्नि की सुगंध चारों ओर फैलने लगी। 7 वचन और 7 फेरों के साथ मैं सिद्ध के साथ और मीरा रोहन के साथ एक पवित्र बंधन में बंध गए। जल्दी विदाई का समय आ गया। मेरे लिए वो पल बहुत ही कठिन था। पिताजी को इस तरह छोड़कर जाना बहुत मुश्किल था, पर समाज के रीति रिवाज और परंपराओं के कारण ये हर लड़की को करना ही होता है। विदाई के समय रोहन ने आशा मौसी से साथ चलने को कहा, जैसा कि उसने शादी से पहले ही बोला था। मैं आशा मौसी को अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। आशा मौसी बोली, हाँ बेटा, पर यहाँ अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हुई। कुछ समय और फिर मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। मीरा अपने माँ के गले लगकर रोने लगी और इसी तरह हमारी विदाई हो गई। जहाँ मेरा ससुराल में बहुत ही भव्य स्वागत हुआ, वहीं मीरा का उसके ससुराल में एक साधारण सा स्वागत हुआ। मीरा के स्वागत के लिए सिर्फ मीरा का पति रोहन ही था। जितना उससे बन सका उतना उसने मीरा के स्वागत के लिए तैयारी की थी। मीरा फिर भी बहुत खुश थी। रोहन के द्वारा की गई उसके स्वागत के लिए हर एक चीज़ उसके लिए बहुत ही खास थी। वो हर एक चीज़ को बहुत महत्व दे रही थी। रोहन की पड़ोस की कुछ महिलाएं और लड़कियों ने मीरा का स्वागत और बाकी रस्में पूरी की। मीरा ने उन सभी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन सभी के स्वागत का प्रबंध भले ही साधारण था, पर उनमें बहुत प्यार और अपनापन दिख रहा था। वो सब मीरा को बहुत ही सम्मान और प्यार दे रहे थे, हर तरह से उनका ख्याल रखने की कोशिश कर रहे थे। मीरा बहुत ही खुश थी। दूसरी ओर मेरे स्वागत के लिए बहुत से प्रबंध किए गए थे, बहुत से मेहमान और बहुत ही भव्य सजावट थी। मेरी खातिरदारी के लिए बहुत से नौकर लगे हुए थे। मुझे किसी महल की राजकुमारी जैसा ही महसूस हो रहा था। मैं मन ही मन अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझ रही थी। सारी रस्में खत्म होने के बाद अगले ही दिन मैं और मीरा पग फेरे के लिए अपने मायके पहुँचे, जहाँ मैं और मीरा एक दूसरे से मिले। आशा मौसी, पिताजी और बाकी सभी लोग हमसे मिलकर बहुत खुश हैं और बहुत भव्य स्वागत किया। बहुत से मेहमान भी आए थे। सभी मेहमानों के बीच मेरे मन में मीरा को नीचा दिखाने के लिए एक उपाय सूझा। मैंने अपने गले में पहने हीरो के हार की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये हार मुझे सिद्ध ने दिया है। ये हार पूरे 8 लाख का है। सिद्ध मुझे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो इतना कीमती उपहार मुझे दिया है। क्या किसी का पति अपनी पत्नी के लिए इतना बहुमूल्य उपहार देता होगा? ये हार और इसकी कीमत बताती है कि सिद्ध हमसे कितना प्यार करते हैं। मुझे तो नहीं लगता दुनिया में मुझसे ज़्यादा कोई भाग्यशाली होगा। इन सब बातों पर मीरा मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर किसी प्रकार की कोई विचलन नहीं थी। वो शांत थी। मुझे ये देखकर बहुत चिढ़ हो रही थी। मैंने मीरा की तरफ देखकर पूछा, मीरा, तुम्हारे पति ने तुम्हें क्या उपहार दिया है? हमें भी तो बताओ। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, शिखा, तुम हर चीज़ को अपने दौलत के बल पर हासिल कर ही लेती हो। तुमने हार के मूल्य से सिद्ध के प्यार का मोल करके
सिद्ध के प्यार को भी एक बिकाऊ वस्तु बना ही दिया है, जबकि प्यार को किसी वस्तु के मूल्य से कभी तोला नहीं जा सकता। प्यार तो बहुमूल्य होता है। किसी अमीर घर के पिता का अपने बेटे को कार देना और किसी गरीब द्वारा अपने बेटे को साइकिल देना, इन दोनों में सम्मान के मूल्य से पिता के प्यार को नहीं तोला जा सकता। दोनों ही दशा में पिता का प्यार सम्मान है। मीरा की बात सभी मेहमान ध्यान से सुन रहे थे। रोहन ने तो मुझे इतना खूबसूरत उपहार दिया है, ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये सुनकर मैं विचलित सी हो गई। अपनी आंखों की भौं चढ़ा के एक उतावलापन लिए मीरा से पूछा, ऐसा भला कौन सा उपहार है, जरा मैं भी तो देखूं। मीरा बोली, मेरा उपहार ना तो सोने का है, ना चांदी का और ना ही हीरे का, फिर भी मेरे लिए बहुमूल्य है। वो अपने मोबाइल से एक फ़ोटो दिखाते हुए बोली, ये है वो उपहार। वो एक बड़ी सी फ़ोटो फ्रेम में एक फ़ोटो फ्रेम की हुई थी। उस फोटो में मीरा, मैं, आशा मौसी और पिताजी, पूरा परिवार था। लगभग आधी दीवार का वो फोटो फ्रेम में मीरा के सभी अपनों की तस्वीर थी। मीरा बोली, रोहन ने मुझे शादी के बाद भी मेरे परिवार को मेरे करीब रखा हुआ है। जितना प्यार मैं अपने परिवार से करती हूँ, वो भी मेरे परिवार से करते हैं और सम्मान देते हैं। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा और बहुमूल्य किसी लड़की के लिए कोई उपहार होगा। मीरा की बातें सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग मीरा और रोहन की तारीफ करने लगे। सभी लोगों ने मीरा से बोला, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें रोहन जैसा समझने वाला और प्यार करने वाला पति मिला है। ये सब बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। मैं मुंह बनाते हुए वहाँ से चली गई। इसी प्रकार समय धीरे धीरे बीत रहा था। मैं और मीरा जब भी मिलते, मैं मीरा को नीचा दिखाने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ती, पर असल में मैं भी जानती थी रोहन और सिद्ध में बहुत अंतर है। जिस तरह सिद्ध ने दहेज मांग करके एक प्रकार से अपना ही मूल्य बताया था और खुद को बिकाऊ साबित कर दिया था, उसी तरह उसकी दी गई खुशियाँ भी किसी खरीदी हुई वस्तु जैसी लग रही थी। उसमें ना तो कोई एहसास था, ना ही कोई प्यार था। जिस तरह खरीदे गए सामान से केवल ज़रूरत ही पूरी होती है, उसी तरह सिद्ध की दी हुई सभी चीज़ें बहुमूल्य होती, पर उनमें एहसास प्यार जैसी कोई चीज़ ना होती। मीरा जब बीमार होती, रोहन हमेशा उसके साथ रहता, उसका ख्याल रखता, उसके सिर पर पटिया रखता, दवाई देता, अपने हाथों से खाना बनाता और अपने ही हाथों से उसे खिलाता, उसे बेपनाह प्यार और अपनापन देता। वहीं दूसरी ओर जब मेरी तबीयत खराब होती, सिद्ध कभी मेरे पास नहीं होता। मैं उससे कहती थी तो वो बोल देता, कार है, नौकर है, डॉक्टर के पास जाकर दवाई ले आओ। वो कभी मेरा हाल चाल नहीं पूछता। दिन पर दिन उसके बर्ताव में परिवर्तन आ रहा था। पिताजी के दिए हुए रुपए जिनसे वो अपना बिजनेस शुरू करने वाला था, वो सब डूब चुका था। मुझे पता चला था वो बिना मुझे बताए पिताजी से बार बार रुपए मांगता था। वो बार बार पिताजी पर उनके बिजनेस को खुद संभालने की बात करता। वो उनसे बोलता, पिताजी एक ना एक दिन तो मुझे ये सब संभालना ही है, क्यों ना मैं अभी से इसे संभाल लूँ। पिताजी मुस्कुराकर बोल देते, हाँ बेटा, जो है सब सिखा का और तुम्हारा ही तो है, लेकिन मैंने अपने व्यापार को खून पसीने से सींचा है। जिस तरह मैंने इसे शिखर पर पहुंचाया है, उसी तरह मैं चाहता हूँ ये हमेशा सफलता की ओर जाए। मैं चाहता हूँ मेरे व्यापार की भागदौड़ किसी ऐसे इंसान के हाथ में हो जो उसे इसी तरह संभाल सके जिस तरह मैं संभालता हूँ। मुझे लगता है तुम्हें अभी व्यापार संभालने का और ज्ञान होना जरूरी है। सिद्ध ये सुनकर चिढ़ गया। वो पिताजी का व्यापार पाने का बहुत प्रयास करता रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया। घर में अब नन्हे नन्हे बच्चों की किलकारियाँ गूंजने वाली थी। मीरा एक एक पल अपने आने वाले बच्चे की याद में बिता रही थी। मीरा के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। पिताजी ने खुशी से बहुत बड़ी पार्टी दी और बच्चे को बड़ों का आशीर्वाद मिला। उसके ठीक 2 साल बाद मेरे यहाँ एक प्यारी सी परी हीर का जन्म हुआ। इस बार पिताजी ने खुशी से बहुत बड़ी पार्टी दी। दोनों बच्चों को बहुत प्यार मिला।
समय के साथ सिद्ध का बर्ताव बहुत बदल चुका था। जैसे ही बेटी तुम आई, सिद्ध और भी ज़्यादा बदल गया था। उसे ना तो मुझसे प्यार था और ना ही तुमसे। सिद्ध अब घर में बहुत कम रहता था। अधिकतर वो व्यापार का काम बताकर अमेरिका ही रहते थे। ना तो ठीक से मुझसे बात करता, ना ही साथ रहता। मैंने भी हालात के साथ समझौता कर लिया और अपना पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर कर लिया। बेटा, तुम में ही मैंने अपनी पूरी दुनिया देखी। तुम्हारी परवरिश मैं इस तरह से करना चाहती थी कि तुम मीरा जैसी समझदार बनो और तुम्हारी शादी भी रोहन जैसे एक समझदार लड़के से हो, ना कि तुम्हारे पिता जैसे किसी बिकाऊ लड़के से। हीर ने पूछा, माँ आगे क्या हुआ? फिर एक दिन अखबार में मीरा ने वकील अंकल की तबीयत खराब होने और अस्पताल में भर्ती होने की खबर पड़ी। इस बार मीरा ने रोहन से उनसे मिलने के लिए जोर दिया। रोहन के बार बार मना करने पर मीरा ने अपनी कसम दी। तब रोहन और मीरा अपने बेटे के साथ वकील अंकल से मिलने दिल्ली गए। अस्पताल में पहुंचकर पता चला वकील अंकल बहुत ही सीरियस हैं। अपने इस समय में वो अपने बेटे और बहू से मिलना चाहते हैं। रोहन और मीरा अस्पताल के कमरे में पहुंचे। तब वकील अंकल ने रोहन से माफ़ी मांगते हुए अपनी धीमी और बीमार आवाज़ में वो सभी बातें बताई जो वो बताना चाहते थे। रोहन का अपने पिता के प्रति बरसों से जमा दिल का मैल पश्चाताप के आंसू से धुल गए। रोहन और मीरा ने उसे अपने बेटे वीर से मिलवाया, जिसे देखकर वकील अंकल भावुक होकर बोले, मैं कितना अभागा हूँ, अपने पोते के साथ खेल भी ना सका। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए बोले, रोहन बेटा, मुझे पता है तुम इतने स्वाभिमानी हो कि मेरी सारी धन दौलत में से कुछ नहीं लोगे, इसलिए मैं अपनी सभी संपत्ति अपने पोते वीर के नाम करता हूँ। इसे मेरा आशीर्वाद समझो और इसे इनकार करके मेरे आशीर्वाद का हक ना छीनो। मेरा पोता वीर भी मेरी तरह बड़ा वकील बनेगा। ये सुनकर रोहन की आंखों में पश्चाताप के आंसू बहने लगे। इस बीच वकील अंकल ने अपनी आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए सो गए। उसके बाद मीरा रोहन अपने बेटे और आशा मौसी के साथ वहीं दिल्ली चले गए। फिर ना तो उनसे कोई बात हुई, ना कोई खबर मिली। हीर बोली, तो माँ आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश नहीं करी? शिखा ने बोला, नहीं बेटा, मैंने मीरा को इतना सताया है, अब मैं उसकी खुशियों में किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालना चाहती। मैं चाहती हूँ वो जहाँ भी हो खुश रहे। आज 21 साल बाद उसके बारे में तुम्हें बताकर मेरी सारी यादें आंखों के सामने इस तरह से घूम रही है जैसे बस थोड़े ही दिनों की बात है। थोड़ी देर बाद सुधीर सिद्ध कमरे में आया और शिखा से बोला, अभी उन्हें फ़ोन करके माफ़ी मांगो। हीर के लिए इतना अच्छा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। शिखा ने सिद्ध से बोला, मुझे अपनी बेटी के लिए उस जैसा लालची और बिकाऊ पति नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती जो कुछ मैंने झेला है वो मेरी बेटी झेले। सिद्ध गुस्से में बोला, तुम ये ठीक नहीं कर रही, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। अगले दिन सिद्ध कोई व्यापार का काम बताकर अमेरिका चला गया। आए दिन वो अक्सर अमेरिका ही जाता रहता। भारत में शिखा के पास बहुत कम ही रहता था। शिखा के पास फ़ोन आया। शिखा के पिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने शिखा को और हीर को मिलने के लिए अपने घर बुलाया। शिखा ने हीर से बोला, बेटा, तुम्हारे नाना की तबीयत ठीक नहीं है, हम दोनों को उनके पास चलना चाहिए। अगले दिन वो दोनों शिखा के पिताजी के घर पहुंच गए, जहां उनके साथ एक वकील भी खड़ा था। शिखा के पिताजी बोले, शिखा बेटा, तुम्हारी शादी के बाद मैं चाहता था मैं अपनी पूरी जायदाद अपने दामाद को दे दूंगा, पर सिद्ध का व्यापार के प्रति लापरवाही और बुरा व्यवहार से मैं ऐसा ना कर सका। मुझे नहीं लगता मेरे पास अब और ज़्यादा दिन है, इसलिए मैं अपनी जायदाद तुम्हारे और हीर के नाम करता हूँ। हीर बेटा, तुम अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। तुम्हारे अतिरिक्त मेरे बाद शिखा का कोई नहीं है। अपनी वसीयत बनवाने से पहले मैंने एक बार ये सोचा, शायद सिद्ध पहले से बदल गया होगा, इसलिए मैंने उस पर नज़र रखवानी शुरू कर दी। उसका व्यापार करने का तरीका
और उसके व्यापार की वर्तमान स्थिति, ये सब देखने के लिए और जांचने के लिए उस पर नज़र रखने लगा। पर मुझे नहीं पता था इन सब में मुझे कुछ और ही नई और चौंकाने वाली बातों का पता चलेगा। शिखा बेटा, अपना दिल मजबूत कर लेना, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद उसे सुनकर तुम खुद को संभाल भी ना पाओ। शिखा और हीर दोनों पिताजी को आश्चर्य से देखने लगी। शिखा बोली, पिताजी, आज आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी उम्र बहुत लंबी होगी, आपको कुछ नहीं होगा। आप किस बात के बारे में बोल रहे हैं? मुझे बहुत चिंता हो रही है। शिखा के पिताजी बोले, बेटा, मैं ये बात तुम्हें नहीं बताना चाहता था, पर मेरी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं। मैं चाहता हूँ भविष्य में आने वाली परेशानियों से लड़ने के लिए तुम अभी से तैयार रहो। शिखा घबराई हुई पिताजी से पूछने लगी, पिताजी क्या बात है, आप बताइए मुझे। पिताजी झुकी नज़रों से बोले, बेटा, क्या तुमने कभी सोचा है सिद्ध बार बार अमेरिका क्यों जाता है? शिखा बोली, पिताजी, वो अपने ऑफिस के काम से वहाँ जाते रहते हैं। पिताजी बोले, नहीं बेटा, वहाँ उसका एक और परिवार है और वो परिवार 13 साल से है। सिद्ध हमेशा उनसे ही मिलने जाता है और हीर की शादी के बाद वो तुम्हें छोड़कर और मेरी सभी दौलत लेकर हमेशा के लिए अमेरिका अपने परिवार के पास जाना चाहता है। शिखा ये सुनकर स्तब्ध रह गई। वो बोली, नहीं पिताजी, सिद्ध मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो भले ही हमें नज़रअंदाज करते हैं, पर इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। इस बात पर शिखा के पिताजी ने शिखा को कई ऐसी बातें और चीज़ें दिखाई जिससे पिताजी की कही बात 100% सही सिद्ध हो रही थी। शिखा रोने लगी। हीर शिखा को संभालते हुए बोली, माँ, अपने आप को संभालो, हमें इन सब परिस्थितियों का सामना करना है और इन सब में मैं आपके साथ हूँ। नाना जी सही बोल रहे हैं, हमें भविष्य में आने वाली परेशानियों का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। हीर नाना जी के पैर छूकर बोली, नाना जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं माँ का साथ दे सकूं और उन्हें इंसाफ दिला सकूं, आप जैसी समझदार बनूं। हीर के नाना जी ने हीर को आशीर्वाद देते हुए बोला, जीती रहो बेटा, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम इन सब परिस्थितियों से स्वयं को और अपनी माँ को भली भांति निकाल लोगी। पिताजी ने वसीयत की फाइल देते हुए बोला, बेटा, मेरा फ़र्ज़ था तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताने का। ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत दुख दे रही होगी, पर इन सब चीज़ों से तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। शिखा आंसू भरे आंखों से अपने पिता को देखते हुए बोली, पर पिताजी, ये सब मैं कैसे करूँगी? अब मैं क्या कर सकती हूँ? फिर हीर बोली, माँ, अब हम पापा के साथ नहीं रहेंगे। शिखा बोली, मैं कुछ समझी नहीं। हीर बोली, माँ, मुझे लगता है अब आपको पापा को तलाक दे देना चाहिए। शिखा चौंक कर बोली, क्या तलाक? हीर बोली, हाँ माँ, पापा अगर हमें अपना परिवार मानते तो कोई दूसरा परिवार क्यों बनाते? उन्हें हमारी कोई ज़रूरत नहीं है और हमें भी ऐसे स्वार्थी इंसान की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी अच्छे वकील से मिलकर ये सारे काम पूरे करूँगी। मैं किसी वकील से मिलकर जल्दी ही तलाक के पेपर तैयार करवाती हूँ। माँ, आप इस तरह अपने आप को टूटने मत दीजिए। इस बुरे समय में हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। ये सुनकर शिखा हीर को गले लगाते हुए बोली, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई। आज मेरे एक फैसले के कारण मेरी बेटी और मेरे पिताजी को कितना परेशान होना पड़ा। हीर के नाना जी ने हीर के हाथ में एक कार्ड देते हुए बोले, बेटा, ये वीर वकील दिल्ली के हैं, तुम इनसे जाकर मिलना, ये तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। तुम मेरा नाम बता देना। भले ही उम्र में ये छोटे हैं, पर बहुत कम समय में इसने बहुत तजुर्बा हासिल किया है। इसके दादाजी भी बहुत बड़े वकील थे और मेरे खास दोस्त भी थे। हीर ने कहा, ठीक है नाना जी, हम इनसे ही मिलेंगे। हीर और शिखा घर पहुँचे और किसी से कुछ नहीं बताया। शिखा के मन में तूफान सा चल रहा था, फिर भी वो सबके सामने खुद को शांति दिखा रही थी। हीर और शिखा ने सारे ज़रूरी पेपर की फाइल बनवाई और अगले दिन दिल्ली निकलने का फैसला लिया। हीर ने घर पर बताया कि वो अपने कॉलेज की यूनिवर्सिटी जा रही है
पापा अमेरिका है, इसलिए माँ को साथ लेके जा रही है। अगले दिन दोनों दिल्ली के लिए निकल गए। हीर नाना जी दोबारा दिए गए कार्ड के पते पर पहुंची। वहाँ एक बहुत बड़ा बंगला था, बड़ा सा गेट जिसके किनारे गार्ड खड़े थे। हीर ने कार्ड दिखाया। गार्ड ने फ़ोन किया। फ़ोन रखते ही गार्ड हड़बड़ाकर बोला, सॉरी मैम, आप अंदर आइए। बहुत ही सम्मान के साथ उसने शिखा और हीर को घर के अंदर ले गए और बैठक में बिठाया। शिखा ने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उसे दीवार पर बड़ी सी तस्वीर दिखाई दी जिसमें मीरा, आशा मौसी, शिखा और शिखा के पिताजी थे। शिखा को याद आया ये वही तस्वीर थी जो मीरा को रोहन ने उपहार के रूप में दी थी। वो वीर से मिलने के लिए बहुत बेताब हो रही थी और जानना चाहती थी ये घर किसका है। कुछ ही पल बाद कुछ नौकर उनके सामने कई प्रकार के नाश्ते लगाने लगे। शिखा ने पूछा, इस घर के मालिक का क्या नाम है? नौकर बोला, जी रोहन सर और उनकी पत्नी मीरा। ये सुनकर शिखा चौंक गई। उसकी आंखों में आंसू भर आई। तभी सामने से मीरा मुस्कुराते हुए आई। वो एक दूसरे को देखकर भावुक हो गई। दोनों आंखों में आंसू लिए एक दूसरे के गले लग गए। ये सब देखकर हीर को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मीरा ने हीर की तरफ नज़र घुमाई और बोली, बेटी अपनी मौसी के पास नहीं आओगी? हीर ने आगे बढ़कर मीरा के पैर छुए। तभी मीरा हीर के दोनों हाथ पकड़कर बोली, नहीं बेटा, हमारे यहाँ लड़कियाँ पैर नहीं छूती, और अपने गले से लगा लिया। सभी लोग फिर शांति से बैठे। शिखा ने मीरा को सारी बात बताई। मीरा बोली, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। साबित कर दिया कि मैं तुम्हारी सगी बहन नहीं। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मीरा, ऐसी बात नहीं है, बस मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अपने से परेशानी बताना परेशान करना नहीं होता, बल्कि पता चलता है कि वो हमें कितना अपना समझते हैं। शिखा बोली, अरे वो सब छोड़, ये बता आशा मौसी कहाँ है? मीरा बोली, मंदिर गई है, आने वाली होगी। एक भी दिन, एक भी पल ऐसा नहीं गया जब उन्होंने तुम्हें याद ना किया हो। वो हमेशा बोलती, मेरी एक बेटी तो मेरे साथ है, पर दूसरी की मुझे खबर नहीं मिलती। न जाने वो मुझे याद करती भी है या नहीं। शिखा बोली, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, आशा मौसी में ही मैंने हमेशा महसूस किया है। उन्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? शिखा बोली, रोहन और तुम्हारा बेटा कहाँ है? मीरा बोली, रोहन 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं। अपने पिता से मिली सभी दौलत को उन्होंने दान में देकर ये सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया है। दान जिस संस्था में दिया था उन लोगों ने ही अपने यह समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें बुलाया है। ये वहीं गए हैं और मेरा बेटा वीर अपने ऑफिस में है, शाम तक आ जाएगा। शिखा बोली, वीर तो बड़ा हो गया होगा, कैसा दिखता है? मेरा तो मन बहुत बेताब हो रहा है सबसे मिलने के लिए। मीरा बोली, हाँ हाँ, सबसे मिल लेना, अभी दोनों लोग आराम करो। शिखा बोली, नहीं, इतने दिनों बाद मिली हो, बहुत सारी बातें करेंगे अब। थोड़े समय बाद आशा मौसी आई। शिखा उनके पैर छूने लगी तो वो अपना चश्मा ठीक करते हुए बोली, कौन? तुम कौन हो बेटी? शिखा बोली, मौसी, तुम अपनी शरारती बेटी को इतनी जल्दी भूल गई। मैं शिखा हूँ। ये सुनकर आशा मौसी ने शिखा को गले लगा लिया और बोली, मैं कितने दिनों से इंतज़ार कर रही थी, मेरी दूसरी बेटी मुझसे मिलने कब आएगी? बहुत देर कर दी तुमने आने में, बेटा बहुत इंतज़ार करवाया। शिखा बोली, हाँ मौसी, देर से ही सही, पर हम मिले तो सही। हीर को देखकर बोली, ये तेरी बेटी है, कितनी बड़ी हो गई है। हीर ने भी उनका आशीर्वाद लिया और गले से लग गई। मीरा बोली, बस करो माँ, इतने लंबे सफ़र से आए हैं, अब आराम करने दो। मीरा ने उन्हें कमरा दिखाया और आराम करने को बोला। हीर बोली, मौसी, क्या मुझे कुछ वकालत की किताबें मिलेगी? मीरा बोली, हाँ, वीर के कमरे के अंदर ही छोटी सी पुस्तकालय है, तुम वहाँ जाके किताबें पढ़ सकती हो। मीरा और शिखा बातें करने लगी और हीर उस कमरे में चली गई। अपने केस से संबंधित किताबें पढ़ने लगी और उसे समय का पता ही नहीं चला।
शाम को वीर सीधे अपने कमरे में आया और नहाकर तौलिया लपेटते ही अपने पुस्तकालय में पहुंच गया। हीर को कुछ ध्यान ही नहीं रहा, वो किताब में ही नज़र गड़ाए हुए थी। हीर जब किताबें रखने अलमारी की तरफ बढ़ी तो उसने वीर को देखा, जिसे देखकर वो चिल्ला पड़ी। वीर भी हड़बड़ा गया और अपना तौलिया संभालते हुए बोला, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लाइब्रेरी में आने की? ये मेरी लाइब्रेरी है, बिना मेरे इजाज़त के इसे कोई नहीं छूता। हीर अपनी आंखों को अपने दोनों हाथों से बंद करे बोली, तुम्हें पता नहीं ये घर मेरी मौसी का है और उन्होंने मुझे यहाँ आने की इजाज़त दी है। तुम पहले अपने कपड़े पहनकर आओ, तब बातें करना मेरे से। वीर बोला, ये कमरा मेरा है। हीर बोली, ठीक है, मैं जाती हूँ, और बड़बड़ाती हुई कमरे से चली गई। बाद में मीरा ने वीर से सिखा और हीर को मिलवाया। हीर ने वीर को सारी बातें बताई और केस से संबंधित सारे पेपर दिखाते हुए सारी परिस्थितियों को समझाया। क्योंकि हीर ने भी वकालत पढ़ी थी, इसलिए सारी चीज़ें जिस तरह से चाहिए थी उसी तरह से मिल गई थी। वीर ने बोला, आपको दिल्ली के हाई कोर्ट में ही डायरेक्ट केस डालना चाहिए, यहाँ मेरी जानकारी है, मुझे आसानी भी रहेगी। वीर बोला, नोटिस देखते ही तुम्हारे पापा का शायद तुम्हारे प्रति व्यवहार और ज़्यादा बदल जाए, इसलिए सबसे पहले उस घर में जो भी तुम्हारी ज़रूरी पेपर और बाकी का सामान है उसे लेकर अपने नाना जी के यहाँ चले जाओ और फिर तलाक का नोटिस अपने पापा के यहाँ भिजवा देना। मैं तब तक यहाँ केस अप्लाई करता हूँ। मीरा बोली, शिखा तुम हीर को यहीं छोड़ जाओ और वहाँ जाकर पिताजी के यहाँ सारा सामान और पेपर रखकर ये सारा काम पूरा करके यहाँ वापस आ जाना। शिखा को मीरा की बात ठीक लगी और उसने ऐसा ही किया। नोटिस देखकर सिद्ध गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने शिखा से उसकी प्रॉपर्टी के लिए शादी की थी, इतनी आसानी से वो इन सबको नहीं जाने देना चाहता था। उसने शिखा को तलाक देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि शिखा को इन सब बातों का अंदाजा था। इसलिए उसने दिल्ली के हाई कोर्ट में वीर से तलाक के लिए केस अप्लाई करवा दिया था। हीर और वीर दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे थे, जिसके लिए ये उसी घर में रहती थी। अपनी आशा नानी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताती। वीर बहुत चिढ़ जाता। वो मीरा से बोला, माँ जब से ये हीर आई है इसने मेरी जगह ले ली है। अब नानी भी मुझसे ज़्यादा हीर से बातें करती है। और माँ तुम भी मेरे पास नहीं बैठती। जल्दी से ये केस ख़त्म हो जाए, फिर मैं हीर को उसके घर वापस भेज दूंगा। पर वीर को पता भी नहीं चल रहा था कि वो मन ही मन हीर के करीब जा रहा था। वो उसे पसंद करने लगा था, उसका साथ उसे अच्छा लगने लगा था, उसके साथ की आदत होने लगी थी। लगभग 1.5 साल तक केस चलने के बाद वीर केस जीत गया। केस शिखा और हीर के पक्ष में था। शिखा ने वीर का बहुत धन्यवाद दिया। वीर बोला, नहीं मौसी जी, इन सब में हीर ने बहुत साथ दिया। हीर की सूझबूझ और समझदारी से हम ये केस जीत सके हैं। आने वाले समय में हीर बहुत अच्छी वकील बनेगी। अब हीर और शिखा का घर वापस जाने का समय था। वीर बहुत मायूस था। शिखा मीरा से बोली, मुझे हीर की चिंता है। एक तलाकशुदा औरत की बेटी से शादी कौन करेगा? कहाँ से अच्छा रिश्ता मिलेगा? मीरा हिचकिचाते हुए बोली, रिश्ता तो आंखों के सामने है। शिखा आश्चर्य से मीरा की ओर देखने लगी। वो बोली, मैं तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के लिए मांगती हूँ। इतने समय वो यहाँ रही, अब हम लोग उसके बिना नहीं रह सकते। हमें वीर के लिए इससे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। शिखा बोली, मेरी बेटी को भी इससे अच्छा घर नहीं मिलेगा। जो प्यार उसे अपने पिता से नहीं मिला, रोहन ने वो प्यार मेरी बेटी को दे दिया। मीरा वीर से बोली, बेटा मैं तुम्हारी शादी हीर के साथ करना चाहती हूँ। ये सुनकर वीर के चेहरे पर चमक आ गई। मीरा बोली, पर तुम तो उसे पसंद ही नहीं करते। तुम कह रहे थे कि जैसे ही केस खत्म होगा उसे जल्दी से जल्दी उसके घर भेज देना। वीर बोला, नहीं माँ, ऐसा तो नहीं है। मीरा बोली, इसका मतलब तुम्हें वो पसंद है। वीर मुस्कुराकर माँ के गले लग गया। वो बोला, माँ तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी मेरे से पूछ रही हो।
दोनों की शादी धूमधाम से हो गई, जिसमें वीर ने दहेज के नाम पर अपने पिता की तरह ही शिखा को साथ रहने को बोला। शिखा बोली, मैं अपने पिताजी के ही साथ रहना चाहती हूँ, उनकी सेवा करूँगी। हीर और वीर दोनों एक अच्छे वकील हैं। बहुत से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं खोली और दहेज से पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाते हैं और गरीब लड़कियों की शादी भी करवाते हैं। इस कहानी में दहेज की मांग करने वाले को बिकाऊ की संज्ञा दी है, क्योंकि मूल्य किसी बिकाऊ सामान का ही होता है और दहेज की मांग करने वाले खुद का मूल्य बताकर अपने आप को बिकाऊ साबित करते हैं। दहेज लेकर शादी के बाद सोने या हीरे के कितने ही महंगे उपहार अपनी पत्नी को दे दे, उनमें ना तो उस इंसान का प्यार होता है ना ही सम्मान, क्योंकि इन सभी उपहारों के लिए पत्नी द्वारा दहेज के नाम पर पहले ही इन सब की कीमत चुकी होती है। इसके विपरीत स्वाभिमानी इंसान जिसने दहेज लेना अपने स्वाभिमान के खिलाफ सोचा है, शादी के बाद अपनी पत्नी को दिया गया एक फूल भी अपनी पत्नी के लिए अमूल्य होता है। ये बात और ये कहानी शायद उन लोगों को बिल्कुल अच्छी ना लगे जिन्होंने अपनी शादी में दहेज की मांग की है। किसी अपाहिज द्वारा भीख मांगना और सब तरह से कुशल होकर दहेज मांगने वाला इंसान उस अपाहिज भिखारी से भी बड़ा भिखारी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और मज़ेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।